हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष चौधरी और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला पीयूष। आप सभी सबका पीयूष परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अपन लोग है जो 12th एनसीईआरटी का पहला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अपनी फतेह सीरीज का कल पहला जो सीरीज थी वो आ चुकी थी और आज 23 सितंबर 2:15 पर लाइव अपनी है जो फतेह सीरीज की दूसरी सीरीज आ रही है। इस लाइव को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, बीच में नहीं छोड़ना है, लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको चैप्टर का मूल है जो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये नहीं समझे तो आप लोग कभी नहीं समझने वाले हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के, देरी किए, फालतू की बातें किए सेशन को अपन लोग है जो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल अपन लोग परागकोश की अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ रहे थे। परागकोश क्या होता है अपन लोग जानते हैं। पुमंग के प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये मान लो पूरा का पूरा अपना क्या है? पुंकेसर है। ठीक है ना। और इसी पुंकेसर में ये जो ऊपर वाला होता है, ये वाला कौन सा होता है? परागकोश होता है। यहाँ पर योजी पाई जाती है जो पूतंतु और इसको जोड़ती है। और ये वाला होता है जो पूतंतु होता है। ऐसे बहुत सारे परागकोश होते हैं ये पुष्प के अंदर। ठीक है ना। और ये कौन से होते हैं? नर जननांग कहलाते हैं, यानी कि जो परागकणों का निर्माण करते हैं वे यही होते हैं। अब इसको है जो बीच में जैसे जैसे ही बीच में से इसको काटेंगे यहाँ से, तो इसकी जो खोलने पर संरचना दिखाई देगी वही अपनी अनुप्रस्थ काट होगी। ठीक है ना। तो देखते हैं मेरे दोस्तों, अनुप्रस्थ काट कैसी होती है इस परागकोश की। तो दोस्तों, ये है अपनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है परागकोश की अनुप्रस्थ काट। इसके अंदर बाहर से अंदर की ओर 4 परतें पाई जाती है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस एंड टैपिटम, यानी कि अंतःस्तर, अधिचरम, मध्यस्तरम और टैपिटम। ये 4 पर स्तर पाए जाते हैं। और ये वाली अपनी कौन सी है? योजी है। और अपने बताया था कि परागकोश द्विपालित होता है, यानी इधर और इधर 2 पालियां पाई जाती है। ठीक है ना। और क्या होता है इसके अंदर? ये कि प्रत्येक पाली के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है अलग अलग। ये आपको दिख रही है 4 लघु बीजाणु धानियां। इनमें ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है जो कि परागकणों का निर्माण करती है। ठीक है ना। इनको चारों तरफ से घेरने वाली जो होती है ना परत, वही कौन सी होती है? टैपिटम होती है। तो अब आपको पराग कुछ अंदाजा लग गया होगा कि अपन लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे आपको सारी क्लास समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, परागकोश की अनुप्रस्थ काट के बारे में अपन लोग देखते हैं कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट में अपने को क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट में परागकोश एक द्विपालित व चतुष्कोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसके चारों कोनों पर 4 परागधानियां गोलाकार संरचना रूप दिखाई देती है। परागकोश की भित्ति में बाहर से अंदर की ओर 4 स्तर दिखाई देते हैं। ये वही बात है जो अभी अभी अपन बोली थी। ये यही कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट में परागकोश एक द्विपालित यानी 2 पालियों वाला दिखाई देता है। चतुष्कोणीय यानी कि 4 लघु बीजाणु धानियां उसके अंदर स्थित होती है, इसलिए वो चतुष्कोण के जैसा दिखाई देता है। इसके चारों कोनों पर 4 परागधानियां कोशिका पाई जाती है जो गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है। परागकोश की भित्ति में बाहर से अंदर की ओर 4 स्तर दिखाई देते हैं। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एपिडर्मिस यानी कि अधिचरम। फिर नेक्स्ट होता है एंडोडर्मिस यानी कि अंतःचरम। फिर होता है मध्य स्तर। फिर आता है टैपिटम। ये 4 प्रकार के स्तर मेरे दोस्तों अपन को किस में दिखाई देते हैं? परागकोश की अनुप्रस्थ काट में बाहर से अंदर की ओर परागकोश की भित्ति में। दोस्तों, अपन लोग इसके सबसे पहले जिसकी बात करें एपिडर्मिस की यानी कि अधिचरम की, तो मेरे दोस्तों यह परागकोश का सबसे बाह्य स्तर है जो एक स्तरीय परत के रूप में पाया जाता है। यानी कि परागकोश में सबसे बाहर वाला स्तर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस होता है। ये अपना होमवर्क नहीं करता तो इसको मार पड़ती है। तो दोस्तों, अपन लोग इसके दूसरे स्तर की बात करते हैं जो कौन सा है? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस ये स्तंभ आकार कोशिकाओं का एक सतत परत होती है जो अधिचर्म के नीचे पाई जाती है, यानी कि ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। कौन सी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की बाहरी कोशिकाएं पतली होती है, यानी बाहर वाली कोशिकाएं बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। और आंतरिक कोशिकाएं पेक्टोसेलुलोज के जमाव के कारण थोड़ी सी क्या हो जाती है? लड़कियों की तरह मोटी हो जाती है। ठीक है ना। पेक्टोसेलुलोज के स्फुटन के कारण ही
यह कोशिका अधरता ग्रही हो जाती है। अब आप ये मत बोल देना कि लड़कियां ही मोटी होती हैं, लड़के भी मोटे होते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पेक्टोसेलुलोज के स्फुटन के कारण यानी कि पेक्टोसेलुलोज जब फूटता है तो ये कोशिका अधरता ग्रही हो जाती है, यानी कि ये नमी को सोखने वाली हो जाती है, जो परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। यानी कि परागकोश फूटेगा तभी तो परागकण निकलेंगे, तभी तो परागण होगा, परागण के फलस्वरूप निषेचन होगा, निषेचन से ही वापस पौधा नया बनेगा। इसलिए जो पेक्टोसेलुलोज के स्फुटन के कारण यह कोशिका कैसे हो जाती है, अधरता ग्रही हो जाती है, जो परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। एंडोडर्मिस के कुछ स्थानों पर पेक्टोसेलुलोज का जमाव नहीं होता है, इन्हें स्ट्रोमियम कहते हैं। ये जो आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी कि एंडोडर्मिस के कुछ स्थानों पर पेक्टोसेलुलोज का जमाव नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, उनमें एक ऑप्शन स्ट्रोमियम भी था। फिर आप याद करोगे यार हमने यूट्यूब पे ऐसी क्लास में देखा था और वहाँ पर अपने को पढ़ाया गया था कि पेक्टोसेलुलोज का जहाँ पर जमाव नहीं होता है उन्हें स्ट्रोमियम कहते हैं, ठीक है ना। स्फुटन के समय परागकण इसी स्थान से बाहर निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना मध्य स्तर यानी कि मीजोडर्मिस। मीजोडर्मिस क्या है इसके बारे में अपन लोग तो देखते हैं। ये त्रिस्तरीय, इसमें एंडोडर्मिस में 2 स्तर थे, द्विस्तरीय थे। बाहरी जो पतली होती थी और अंदर वाली थोड़ी मोटी होती थी। और एपिडर्मिस में एक स्तर था जो कि बहुत ही पतला था, ठीक है ना। लेकिन मध्य स्तर में जो 3 स्तर पाए जाते हैं, जो मृदु ऊतकीय। कौन से ऊतक होते हैं इसके अंदर, मृदु ऊतकीय कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, मध्य स्तर का मुख्य कार्य ये है कि ये भोजन का संग्रहण करता है। ये जितना भी कोशिका को भोजन मिलता है उसको संग्रहित करता है, यानी कि ये जो अपना खजाने की रक्षा करता है। यानी कि कोशिका का मुख्य खजाना भोजन ही होता है, कोशिका में पैसे चलते नहीं है उधर, तो वो अपने दोस्त है जो भोजन को ही अपना पैसा मानते हैं। काश इंसान भी ऐसे मान लेता। मध्य स्तर में क्या होता है, ये अल्पजीवी होता है, यानी कुछ समय के लिए ये जिंदा रहता है, जो टेपिटम की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाता है। यानी कि टेपिटम की कोशिकाएं होती है ना, उनको ये जो अपना भोजन दे देता है और उनको मतलब न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, फिर उसके बाद में ये जो मर जाता है, यानी कि अपना फर्ज पूरा निभाता है पिता की तरह। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं टेपिटम के बारे में। इसको मैंने 3 स्टार दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, इसलिए टेपिटम को मेरे दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना, आके फाड़ के पढ़ना। टेपिटम यह परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर है, सबसे अंदर वाला जो स्तर है ना उसे क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। अपन लोगों ने देखा था कि भाई मान लो ये जो अपने 4 स्तर है इसमें सबसे अंदर वाला जो लघु बीजाणु धानी के ऊपर पाया जाता है, ये कौन सा है, टेपिटम है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं टेपिटम के बारे में, जो लघु बीजाणु धानी को चारों तरफ से घेर के रखता है। टेपिटम की कोशिका में सघन द्रव तथा एक या एक से अधिक केंद्रक उपस्थित रहते हैं। यानी कि टेपिटम के अंदर भी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं आपको पता होगा हर जगह होती है, जो सजीव होते हैं ना उनमें सब में होती है। इसलिए इस टेपिटम की कोशिकाएं होती है ना, उनमें क्या होता है कि एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा घना पदार्थ होता है द्रव, ठीक है ना। और इसके अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं टेपिटम के कार्य। ये टेपिटम ने कार्यों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इतनी देर से सर आप कर रहे हो टेपिटम टेपिटम, इसका काम तो बता दो। बताएंगे बताएंगे, आप बताएंगे हम बताएंगे, चलो हम ही बता देते हैं। देखिए टेपिटम का प्रमुख कार्य होता है जो परागधानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका और परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी कि टेपिटम होता है जो इनको परागकणों को अपने बच्चों की तरह पालता है, और फिर बच्चे कलियों की तरह होते नहीं कि अपने माता पिता के साथ धोखा कर देने ऐसे कर दी। ये बच्चे बहुत ही संस्कारी होते हैं, ये परागकण है जो बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं, ये सीधा जाकर के निषेध करते हैं और नए पादप का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये परागधानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका और परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है स्पोरोपोलिनिन का भी ये निर्माण करता है। अरे दोस्तों स्पोरोपोलिनिन, ये शब्द आपने सुना नहीं होगा, आज सुन लीजिए। स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, स्पोरोपोलिनिन परागकणों के चारों ओर का एक कठोर आवरण होता है जो परागकणों को जीवन क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि जिससे कि परागकण है जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से। नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो होता है पोलन किट का निर्माण करना। स्पोरोपोलिनिन और पोलन किट के ऊपर तो इस बार क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, क्योंकि यहीं से ये आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि पीछे जो अपने पढ़ा था वो तो क्या था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस पोलन किट का काम क्या होता है,
आप तो बोल तो रहे हो पोलन किट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोलन किट होता क्या है? पोलन किट एक तेलीय परत होती है जो परागकण को चिपचिपा बनाती है, यानी कि तेल जैसी परत होती है, जिससे कि परागकण जहाँ कहीं भी जाए वहाँ से चिपक जाए। इसलिए ये जो पोलन किट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिन और पोलन किट आप लोग रट के चले जाना, ये दो शब्द। नेक्स्ट आता है अपना परागण से संबंधित संगत व असंगत प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि जो परागण होगा उस समय ऐसे तो नहीं हो सकता कि नीम वाला पुष्प का परागकण आम वाले पुष्प के ऊपर जाकर के निषेचित कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इनके अंदर क्या होता है कि उनको पहचानने की क्षमता होती है। ये मान लो अपना ही परागकण है, इसलिए जैसे ही मान लो कि आम वाले पेड़ पर नीम वाला परागकण जाता है, उसको धक्के मार के वहाँ से भगा दिया जाता है, साला हमको छेड़ने के लिए आया था हैं। तो दोस्तों ये जो टेपिटम ये कार्य करती है कि इसके अंदर प्रोटीन बनाती है ऐसा कि भाई ये संगत है और ये असंगत है, ठीक है ना। इसके पता लगाने के लिए ये वाला प्रोटीन निर्माण करती है। तो दोस्तों टेपिटम इंपॉर्टेंट है या नहीं आप लोग खुद ही देख लो, क्योंकि ये 4 बड़े बड़े काम करती है, ठीक है ना। ये चारों ही काम आपको आने चाहिए। संडे को आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना लघु बीजाणु जनन, यानी कि अब ये परागकण अपन लोग बोल तो रहे हैं परागकण बनते हैं ऐसे, लेकिन बनते कैसे हैं? कोई रास्ता तो होगा इनको बनाने का। अच्छा रास्ता है भाई साहब, रास्ता है। इनके रास्ते को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोप्रोगोजेनेसिस। क्या है लघु बीजाणु जनन? ये भी आइए देखते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहता है। यानी कि लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उससे क्या होता है कि लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण जो होता है ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में लघु बीजाणु धानी में संपन्न होती है, यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है? 4 लघु बीजाणुओं का। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि एक कोशिका 4 परागकणों का निर्माण करती है। और कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, यानी कि मियोसिस के द्वारा। कौन से विभाजन? मियोसिस, ठीक है ना। कौन से विभाजन रे? मियोसिस रे मेरे दोस्तों। ये बोर्ड भी आपकी तरह मना कर रहा है कि अपन लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, आलसी हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। यह लघु बीजाणु या परागकण अपरिपक्व नर युग्म को उद्भिद को प्रदर्शित करती है, यानी लघु बीजाणु जनन के द्वारा सबसे पहले जो बनते हैं वो है जो अपरिपक्व नर युग्मक को प्रदर्शित करते हैं। युग्म को उद्भिद नहीं कहा, यहाँ पर नर युग्मक का है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, ये मान लो क्या है अपनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। और इसके बार ही बार क्या पाई जाती है? अधिचरम पाई जाती है। अपन ने पता कर लिया था कि ये जो एपिडर्मिस पाई जाती है। फिर नेक्स्ट होता है कि ये जैसे विभाजित करती है, ये जो इस प्रकार से एक स्क्वायर के रूप में कट जाती है, इसके बीच में क्या पाई जाती है? योजी बन जाती है, ठीक है ना। ये जो गोलाकार से स्क्वायर के रूप में आ जाती है। और नेक्स्ट हो तो इसका जैसे ही आगे विभाजन होता है, ये जो इसके चारों कोनों पर ऐसी 4 आर की स्पोरियल कोशिकाएं जो निर्मित हो जाती है। इसके चारों कोनों पर क्या हुई? आर की स्पोरियल कोशिका से 4 है जो बन कर चुकी है। और बीच में क्या है? बीच में इसके कोशिका का सारा न्यूट्रिशन, यानी कि केंद्रक, राइबोसोम, ये सब कुछ इसके अंदर जो पाया जाता है कोशिका द्रव, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही ये और विभाजन करती है, यानी कि ये आगे जैसे विभाजन करती है तो ये जो माइक्रोस्पोरस सेल है ना, ये जो 2 भागों में बढ़ जाती है ऐसे, ठीक है ना। अभी अपन लोग क्या देख रहे हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे बनती है इसके बारे में देख रहे हैं, यानी कि लघु बीजाणु धानी कैसे बनती है इसके बारे में देख रहे हैं। ये अपनी लघु बीजाणु धानी है, फिर आगे ये इसके योजी बन गई, फिर आज की स्पोरियल सेल बन गई 4 प्रकार की। फिर क्या हुआ कि ये चारों आपस में जो समसूत्री विभाजन 2 बार 3 बार समसूत्री विभाजन किया। फिर नेक्स्ट है जो प्रथम लघु बीजाणु जनन कोशिका, ये अपनी बन के जो तैयार हो चुकी है। अब ये जो लघु बीजाणु जनन के लिए
तैयार हो चुकी है और ये अब लघु बीजाणु धन के द्वारा परागकण निर्माण करेगी, फिर इसके अंदर निषेचन है जो शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अंदर क्या पाई जाती है, 4 प्रकार की लघु बीजाणु धानियां बन गई और बीच में योजी बन गई। ये अपनी ये स्ट्रक्चर कौन सी है, परागकोश की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब आपको आगे समझ बिल्कुल भी, तो ये परागकोश की पूरी थी। मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में अगर आप लोग विचलित हो जाओगे तो आपको लास्ट तक समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको शुरुआत से ही ध्यान लगाकर देखनी जरूर थी। अब ये समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे खिसका के वापस देखना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ तक आपको आते आते आपको इतनी तो भनक लग गई होगी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो कल कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे को तो पता ही नहीं चला ये है क्या, तो अब आपको पता लग सको। अगर पादप के अंदर पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर निषेचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। यानी कि इतनी देर से हम लोग चिल्ला रहे हैं परागकण या लघु बीजाणु, परागकण लघु बीजाणु, देखते कैसे हैं? अरे गोरा रंग होगा, काले बाल होंगे, ऐसा कुछ तो मतलब फूट रहे होंगे ना। ये कैसे दिखते हैं, इनकी संरचना के बारे में हम लोग ऐसे बात करते हैं। परागकण या लघु बीजाणु नर परिपक्व नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब निषेचन होता है ना, जब पराग नलिका बन जाती है तो उस समय जो परागकण होता है ना, वो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। परागकण क्या होता है, स्पोरफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्राथमिक कोशिका होती है। देखिए जैसे कि मान लो आपके पिताजी है, ये आपके दादाजी की पीढ़ी की है जो अंतिम है और आपके पीढ़ी के जो प्राथमिक है। अब आप समझ आ गया ना। यानी कि ठीक इसी प्रकार से परागकण होते हैं, ये स्पोरफाइट यानी कि जब अगुणित होती है तब इसकी अंतिम कोशिका होती है। जब ये गैमेट बन जाता है ना, तो युग्मक बन जाता है, तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है मेरे दोस्तों, परागकण रे। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं प्रत्येक परागकण गोलाकार आकृति का, गोल गोल मुखड़े वाला होता है। ठीक है ना। गोलाकार आकृति का, जिसका आकार कितना होता है, 25 से 50 नैनोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। ये मिलीमीटर नहीं है, ये माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा होता है, जिसको अपन लोग अपनी आंखों से क्या सूक्ष्मदर्शी से बहुत मुश्किल तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना। परागकण के चारों ओर 2 स्तर पाए जाते हैं। परागकण कहीं न कहीं सुरक्षित रहे इसके लिए 2 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है बाहरी स्तर यानी कि बाह्य चोल, दूसरा होता है आंतरिक स्तर यानी अंतःचोल। ठीक है ना। बाहरी परत क्यूटीन व स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है, जो मोटा तथा कठोर आवरण होता है। यानी कि जो बाहर वाली परत होती है वो किससे बनी होती है, क्यूटीन से, और स्पोरोपोलिन से भी बनी होती है, जो मोटा और कठोर आवरण भी होता है। स्पोरोपोलिन का निर्माण कौन करता है, जरा पास्ट में जाके याद करो। अपन ने बताया था कि इसका निर्माण कौन करता है, टैपिडम करता है। ठीक है ना। तब मैंने बताया था कि स्पोरोपोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोलन किट भी। स्पोरोपोलिन क्या होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है, जिसका आसानी से जैविक अपघटन नहीं हो सकता। इसको कोई खा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता आसानी से, बहुत ज्यादा प्रयास करे तब तो ये नष्ट हो सकता है। ठीक है ना। स्पोरोपोलिन में ताप और नमी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि ये किसी भी ताप दाब नमी में रह सकता है, इसके अंदर ऐसी क्षमताएं पाई जाती है। स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकणों के जीवाश्म परिरक्षित अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकण है जो अपन लोग 50 साल बाद भी देखेंगे तो परागकण है जो वहीं पर उपस्थित रहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, उसमें जो 30 मिनट के लिए होते हैं। अलग अलग परागकणों की अलग अलग जीवन क्षमता होती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं परागकण का अंतःचोल, आंतरिक स्तर होता है जो अंतःचोल होता है, जो पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, जो अपेक्षाकृत पतला होता है। अभी एक आपके समक्ष इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है कि अंतःचोल किसका निर्माण करता है रे, पराग नलिका का। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परागण के अंकुरण के समय अंतःचोल ही पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। जब निषेचन होता है उस समय तो पराग नलिका बनती है ना। ये आगे अपन लोग पढ़ेंगे पराग नलिका क्या है, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। पराग नलिका के रूप में जो बाहर निकलते हैं वो कौन सा होता है, अंतःचोल होता है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि पराग नलिका के रूप में बाहर कौन निकलता है निषेचन के समय, आपको ऑप्शन दे दिए कि अंतःचोल, बाह्यचोल, इसी प्रकार के दो कुछ और घुमा फिरा के आंसर दे दिए। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर, अंतःचोल को राइट टिक करना है। अगर आपने ये क्लास देख ली हुई तो आपको याद आएगा, हाँ यार वहाँ पर पढ़ा था हमने, अंतःचोल ही सही होती है। परागकणों के कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। यानी कि ये मान लो अपना परागकण है, इसके कुछ स्थानों पर ऐसे मान लो स्पोरोपोलिन नहीं है, ये चारों में और मान लो क्या है, स्पोरोपोलिन है। ठीक है ना। लेकिन कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन नहीं है, यानी कि ये वाले स्थान है जो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है ना। तो दोस्तों इन स्थानों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सेक्स पोर कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, सेक्स पोर यानी कि जनन छिद्र। ठीक है ना। तो दोस्तों इन्हीं जनन छिद्र के द्वारा अंकुरण के दौरान अंतःचोल पराग नलिका का विकास करता है।
अपन ने पढ़ा था कि अंतःचोल पराग नली को, लेकिन आपने बोला कि इस पर इतना कठोर होता है, ताप दब नमी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन इनमें जो कहीं ना कहीं बाहर तो कहीं ना कहीं से निकलेंगे ही ना, इसके अंदर के जो गैमेट होंगे वो बाहर तो कहीं ना कहीं से निकलेंगे। तो ये दोस्तों जनन छिद्र पाए जाते हैं इससे, छोटे छोटे कहीं कहीं पर, ठीक है ना। यहीं से ही क्या करता है अंतःचोल है जो पराग नलिका का निर्माण करके बाहर निकलता है। कोशिका द्रव में एक अथवा दो रिक्तिकाएं पाई जाती है, यानी कोशिका द्रव में क्या होता है, इसकी ये मान पूरी कोशिका है, इसके अंदर एक या दो ऐसी खाली रिक्तिकाएं पाई जाती है, एक इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, यानी केंद्र को उपस्थित रहता है। अभी अपन लोग देखते हैं कि परागकण दिखता कैसा है, परागकण दिखता कैसा है, ये है जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे दोस्तों किसकी संरचना है, परागकण की। ये परागकण का बाह्य चोल है, अपन लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य चोल। फिर नेक्स्ट आता है अंतःचोल, ये इसकी मान लो पूरी कोशिका है तो इसकी कोशिका झिल्ली है। ये दो प्रकार, आपने कहा था ना दो प्रकार रिक्तिकाएं पाई जाती है, यही दो प्रकार रिक्तिकाएं। और कुछ कुछ स्थानों पर कहा था जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये जनन छिद्र है। और ये जो पूरे आपको कठोर आवरण दिख रहा है ये कौन सा स्पोरोपोलिन होता है, और ये इसका क्या होता है केंद्रक होता है। और अंदर अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सारे क्या है अपने जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अपनी स्लाइड्स खत्म हो चुकी है। कल मेरे दोस्तों इसका पार्ट 3 आ जाएगा, यानी कि कल अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं परागकणों का महत्व और लघु युग्मक जनन, यानी किस प्रकार से लघु युग्मक जनन होता है, ये जो अपन लोग बात करने वाले हैं, यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। आज अपन डिस्कस किया था माइक्रो प्रोगोजेनेसिस, कल अपन लोग लघु युग्मक जनन परागकणों का महत्व। आप मेरे को बताएं कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अपन लोगों ने सुना नहीं है पहले, लेकिन जिस प्रकार से आज की क्लास आपके समझ में आ गई, ठीक उसी प्रकार से कल की क्लास भी आपके सामने समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ फाइल को लेने के लिए अपना एक टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी वाला पीयूष के नाम से, जिसकी लिंक मेरे दोस्तों आपको है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं देखना पता तो कमेंट तो देखना चाहिए, कमेंट में पिन कमेंट में सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगी, वो है जो चैनल की लिंक है, वहाँ पर जाइए और आपको इस सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने कल की क्लास की भी डाल रखी है और आज की क्लास की भी क्लास पूरी होने के बाद में मैं डाल दूंगा। तो मेरे दोस्तों हमारे पास कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है, मैं ही टेक्निकल टीम हूँ। एक छोटे से सफ़र की शुरुआत की है, मध्यम वर्ग के परिवार से, गांव ढाणियों से बिलोंग करते हैं हम भी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो 12th NCERT की पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो थोड़ा सा बोल्ड लॉक हो गया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि ऐसा ऐसे एक सर आ रहे हैं हमारे को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अपनी राय देने के लिए और मॉडिफिकेशन और करने के लिए अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। और आपको जो नर्सिंग ऑफिसर बनाऊंगा ये मेरा सपना है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी स्लाइड खत्म हो चुकी है। कल यहाँ पर है जो तीसरा पार्ट अपना आ जाएगा फतेह बैच का। हर संडे को अपने यहाँ पर अवकाश रहेगा। और मेरे दोस्तों आपको है जो 1000 सब्सक्राइबर इसी चैनल पर पूरे करवाने हैं। मिलते हैं कल दोपहर 2:15 बजे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।